तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। दोस्तों हाजिर हूं आपके लिए कुछ बेहतरीन कहानियां लेकर। उम्मीद है कि आज आपको ये कहानियां जरूर पसंद आएंगी। पर दोस्तों कहानियां सुनने से पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। अगर आप पहली बार मेरे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑल पे कर लीजिए। साथ ही दोस्तों अगर आप ये चाहते हैं कि मैं आपकी कहानियों को अपनी आवाज दूं तो कहानियां सुनने के बाद आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। मेरी आईडी है महेश आर्या यूट्यूबर। कहानियों के बाद मैं आप सबको वहीं मिलूंगा। बाकी दोस्तों बिना देरी किए जल्दी से अपने अपने हेडफोन लगाएं और शुरू हो जाए मेरे यानी महेश के साथ। दोस्तों मेरा नाम सत्विक है। मैं आगरा का रहने वाला हूं और ठीक आज की कहानी मेरे दादाजी के साथ हुई थी जब वो गांव में थे। सच कहूं तो मेरे दादाजी बहुत बहादुर थे और बात ठीक उन दिनों की है जिस समय जून का महीना चल रहा था। तो ठीक दादाजी घर में खाना खा रहे थे। उनको खेतों पर फसल काटने जाना था। खाना खाकर जब वो खेतों में जा रहे थे तो उन्होंने अपने साथ दही का डब्बा रख लिया था। 12 बजे का समय था। दादाजी जब रास्ते पर चल रहे थे तो उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे कोई उनके पीछे से चल रहा हो। दादाजी ने इस बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। चलते चलते उन्होंने एक सिगरेट जलाई। उन्हें एहसास हुआ कि जो भी उनके पीछे था वो थोड़ा और पीछे हो गया है। इसके बाद दादाजी एक जंगल में गए। तब तक उनकी सिगरेट भी खत्म हो गई थी। वो चल ही रहे थे कि तभी पीछे से आवाज आई, थोड़ा दही मिलेगा। ये आवाज सुनकर जैसे ही दादाजी पीछे मुड़े कि अचानक ही उनके ऊपर एक छलावे ने हमला कर दिया। दादाजी भी तुरंत ही उस छलावे से लड़ाई करने लगे। हालांकि छलावा ज्यादा ताकतवर था। तभी उसने दादाजी को तुरंत नीचे गिराया और उनके ऊपर बैठ गया। दादाजी पूरी ताकत लगाते रहे लेकिन उन्हें ऐसा लग रहा था कि जैसे उनके ऊपर किसी ने बहुत भारी पत्थर रख दिया हो। वो छलावा ठीक दादाजी का गला दबाने लगा। एक समय तो ऐसा भी आया कि उनके मुंह से झाग निकलने लगा। पर ऊपर वाले की दया से तुरंत वहां पर दादी जी आ गई। दादी को देखकर वो छलावा एकदम से दादाजी के ऊपर से हट गया और उठकर चुपचाप वहां से जाने लगा। उसे देखकर ऐसा मालूम हो रहा था कि जैसे मानो कुछ हुआ ही ना हो। जाते जाते वो छलावा दादी से बोलकर गया कि आज तो तू आ गई, ये इसलिए बच गया, वरना मैं इसकी जान ले लेता। चलते चलते वो कहीं झाड़ियों के बीच अचानक से गायब हो गया। अब दोस्तों दादी जी वहां पर इसीलिए पहुंच गई क्योंकि दादी ने दादाजी को दही ले जाते हुए देख लिया था। पर खैर शुक्र है ऊपर वाले का। अगर दादी समय पर नहीं पहुंचती तो पता नहीं दादाजी का क्या होता। वैसे दोस्तों ये कहानी मुझे मेरे पिताजी ने सुनाई थी। उस वक्त मैं बहुत ज्यादा डर गया था। खैर अब हमारे दादाजी हमारे बीच नहीं है लेकिन उनकी यादें मुझे आज भी याद है। पिताजी ने जब ये बात दादाजी से पूछी तो उन्होंने बताया कि वो एक छलावा था जो कि उनके पीछे इसीलिए पड़ा हुआ था क्योंकि उन्होंने एक गलती की थी। अब दोस्तों वो गलती तो दादाजी ने नहीं बताई मगर मैं आप सभी से गुजारिश करूंगा कि आखिर ऐसा क्या हुआ होगा जो कि दादाजी हमें जाते हुए भी नहीं बता कर गए। अगर आपको इस बारे में जरा भी मालूम हो तो नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। बस इतनी ही थी मेरी ये कहानी। तो दोस्तों देखा आपने, ये थी सत्विक की कहानी। वैसे सही कहूं तो उनके दादाजी वाकई हिम्मती थे। बाकी सत्विक ने जो जवाब आपसे पूछा है मैं गुजारिश करूंगा कि नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल मैं ले चलता हूं आपको हमारी आज की दूसरी कहानी की तरफ। आइए सुनते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद आरिफ है और ये बात 2006 की है। उस समय हम लोग भोपाल में रहते थे पर हम वैसे रहने वाले यूपी के थे। हमारे गांव का नाम मंगेरमो था, जिला फतेहपुर। उन दिनों हमारे गांव में एक डॉक्टर थे जिनका नाम सिमंगल था। डॉक्टर साहब की 2 बेटियां थी। छोटी बेटी जो थी वो एकदम ठीक ठाक थी, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ उनकी बड़ी बेटी, उसके हाथ पैर विकलांग थे। एक तरह से वो अपाहिज थी। वो ना ठीक से बोल पाती थी और ना ही चल पाती थी। अक्सर उसके घर वाले उसको सुबह सुबह उठाकर घर के बाहर एक पलंग पर बैठा दिया करते थे। वो अक्सर लोगों को आते जाते देखती रहती थी
सच कहूं तो वो दिल की बहुत अच्छी थी। उसने कभी भी किसी को परेशान तक नहीं किया। उस समय मैं 2006 में यूपी घूमने आया था। मैं काफी समय बाद अपने गांव गया था। इसी तरह एक दिन उन डॉक्टर साहब के घर के पास से मेरा जाना हुआ। चलते वक्त दिन में मैंने किसी से पूछा कि डॉक्टर की लड़की कहाँ है, दिखाई नहीं दे रही। इसके बाद मुझे पता चला कि उसका तो इंतकाल हो चुका है। मैंने तुरंत पूछा ये कब हुआ। मुझे जवाब मिला कि अभी कुछ महीने पहले। मैं ठीक उस जगह को देखता रहा जहां पर मैं उसे हमेशा बैठा देखा करता था। थोड़ी देर बाद मैं वहां से वापस चला गया। इसके ठीक अगले दिन की बात है। रात के 9 बजे हम 3 दोस्त कहीं बाहर घूमने गए। हम खेतों में पार्टी कर रहे थे। बातचीत करते करते समय बीत रहा था। दूसरी तरफ घरों में लाइट भी नहीं रहती थी और वैसे भी गांवों में अक्सर लोग जल्दी सो जाया करते हैं। खैर, हमारी बातचीत खत्म हुई और हम वहां से निकलने लगे। मेरे 2 दोस्त आगे चल रहे थे और मैं ठीक उनके पीछे। हमारे ठीक दाएं बाएं फसल की खेत थे। मैंने देखा कि एक खरगोश हमारे खेत से बाहर निकला और सीधा मेरे सामने आकर रुका। उसे देखकर मैंने उसे तुरंत पकड़ लिया। वो सच में बहुत प्यारा था, एकदम सफेद। मैंने उसे अपनी गोद में लिया और अपने दोस्त को आवाज लगाई। वो दोनों अपनी बातों में इतने बिजी थे कि उन्होंने मुझ पर ध्यान ही नहीं दिया। मैं चुपचाप खरगोश को गोद में संभाल कर चलने लगा। चलते चलते मैंने पाया कि उसका वजन पहले से ज्यादा लग रहा था। वो मुझे पहले से थोड़ा बड़ा दिखाई दे रहा था और मैंने चलते वक्त ज्यादा ध्यान नहीं दिया। जैसे जैसे समय बीतता गया मेरे हाथों में वजन बढ़ता चला गया। जब मैंने उसे ध्यान से देखा तो पाया कि वो एक बिल्ली जितना बड़ा हो गया था। मुझे बहुत अजीब लगा। देखते ही देखते वो और बड़ा होने लगा। डर के मारे मैंने उसे तुरंत फेंक दिया। उस वक्त मेरे जो दोस्त आगे चल रहे थे, मैंने उनको आवाज दी। मैंने कहा कि अबे ये क्या है। इतना कहकर मैं तुरंत वहां से भागने लगा। मेरे साथ साथ मेरे दोस्त भी भागने लगे। हम ठीक जब थोड़ा आगे पहुंच गए तो मैंने पीछे मुड़कर देखा। यकीन मानिएगा, वो औरत का अवतार लेकर खड़ी हो गई थी। उसकी आवाज आज भी हमारे कानों पर गूंजती है। वो हमें अपने पास बुला रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था मानो कि जैसे आज मैं मर ही जाऊंगा। हम सभी भागते भागते गांव के एक मोड़ पर पहुंचे। जब हमने वहां से खड़े होकर देखा तो पाया कि वो बहुत दूर थी और वापस जा रही थी। मैंने अपने दोस्तों से कहा कि अबे मैंने इसको अपनी गोद में लिया था। उस समय ये खरगोश की शक्ल में थी। लेकिन दोस्तों, उन दोनों को मेरी इस बात पर यकीन नहीं हुआ। पर जैसे तैसे हम गांव की तरफ चलने लगे। मेरे दोनों दोस्तों का घर मेरे घर से पहले पड़ता था। वो दोनों ठीक अपने अपने घर चले गए, लेकिन मेरा घर आगे था। मैं अपने घर की ओर जाने लगा। सच कहूं तो मुझे बहुत ज्यादा डर लगने लगा था। मैं सोच रहा था कि जो कुछ भी अभी हमारे साथ हुआ, मैं वो कभी भूलने वाला नहीं हूं। क्योंकि दोस्तों, मैंने उसे अपनी गोद में लिया था और ये बात मैं कैसे भूल सकता हूं। यही सब सोचते सोचते मैं उस डॉक्टर के घर के पास से निकल रहा था। मैंने देखा कि डॉक्टर की वो बड़ी बेटी वही पलंग पर बैठी हुई थी जहां वो अक्सर मुझे दिखाई दिया करती थी। मैं तुरंत उसके पास गया। मैंने उससे कहा कि इतनी रात में तू बाहर क्यों बैठी है, अंदर क्यों नहीं गई? क्या तुझे किसी ने नहीं उठाया? दोस्तों, उसने मुझे कोई जवाब नहीं दिया, बस वो हिल रही थी। वो उस वक्त अपने बालों को आगे किए बैठी थी और मैं उसे अच्छे से नहीं देख पा रहा था। इसी बीच अचानक मुझे याद आया कि उसका तो इंतकाल हो चुका है। मैं इतना ज्यादा डर गया कि मैंने अपनी ही पैंट में पेशाब कर दिया। मैं तुरंत वहां से भागता हुआ अपने घर की ओर बढ़ा। उन दिनों मैं अपने रिश्तेदारों के वहां रुका हुआ था। मैंने चिल्लाकर आवाज दी, तब जाकर उन्होंने गेट ओपन किया। मुझे देखते ही उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या हुआ। दोस्तों, मैं इतना डरा हुआ था कि मेरे मुंह से आवाज तक नहीं निकल रही थी। मैं चुपचाप जाकर बिस्तर पर लेट गया। उस वक्त सब के सब टेंशन में हो गए क्योंकि मेरी सांसें फूल रही थी। मैं बहुत ज्यादा डरा हुआ था। सब के सब मेरे पास आए और मुझसे कहने लगे कि बता बेटा, क्या बात है। मैंने कहा, आज मेरे साथ 2 बार हुआ है। मैंने पूरा वाक्य उन्हें समझाया। मेरी बात सुनकर उन्होंने मुझे बहुत डांटा, मुझ पर बहुत चिल्लाए कि तू बाहर क्यों जाता है, हमने तुझे कितनी बार मना किया था। उन्होंने बताया कि डॉक्टर की लड़की वो कई लोगों को दिखी है पर आज तक किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। और दूसरा, जो तुमने खेतों में देखा है, उसने गांव में 3 लोगों को मार दिया है। तुम बहुत किस्मत वाले हो जो अभी तक जिंदा हो।
हम तुम्हारी कल ही टिकट करवा देंगे। तुम अपने घर भोपाल चले जाओ। वैसे भी अगर तुम्हें यहाँ कुछ हो गया तो तुम्हारे घर वाले हमारी जान ले लेंगे। दोस्तों, इतना कहकर चाचा चाची अपने कमरे में चले गए और मैं भी इतना ज़्यादा डर गया था कि मैं चुपचाप अपना बैग तैयार करने लग गया। इसके बाद अगले दिन ही मैं अपने घर भोपाल के लिए निकल गया। बस यही थी ये कहानी। तो दोस्तों, देखा आपने, ये थी मोहम्मद आरिफ की कहानी। दोस्तों, आपको इनकी कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी मैं ले चलता हूं आपको हमारी आज की तीसरी कहानी की तरफ। आइए सुनते हैं। दोस्तों, मैं आपको अपना नाम नहीं बता सकता, पर हाँ इतना बता सकता हूं कि मैं वेस्ट बंगाल दार्जिलिंग का हूं। मैं आप सभी से अपनी आप बीती शेयर करना चाहता हूं, जो कि मेरे साथ आज से 15 साल पहले हुआ था। दोस्तों, हुआ कुछ इस तरह था कि रात के तकरीबन 1 से 1:30 बजे का समय था और मुझे ज़ोरों से वॉशरूम लगा। मैंने अपने पिताजी को कहा कि मुझे टॉयलेट लगा है। साथ ही मैं आपको एक बात भी बताना चाहता हूँ कि उस वक्त मैं तकरीबन 12 साल का था। तो पिताजी मुझे लेकर घर से बाहर निकले। घर के पीछे बहुत बड़ी खाली जगह थी। उन पूरी खाली जगहों में बस बांस के गश थे। उन बांस के गश के आगे एक केले का गश था और ठीक केले के गश के 4 कदम आगे एक लेबू का गश था। मैंने देखा कि वो लेबू का गश केले के गश की जगह आ गया था और ठीक लेबू के गश की जगह केले का गश आ गया था। मैंने ठीक उस गश के पास एक चुड़ैल को देखा। उसका मुंह एकदम काला था, वो एकदम सीधी खड़ी थी। मैं उस वक्त वॉशरूम कर रहा था। मैंने अपने पिताजी को बोलना चाहा कि मेरा वॉशरूम हो चुका है, अब मैं घर जा रहा हूँ, पर मैंने देखा कि वो चुड़ैल मेरे पिताजी के कुछ ही दूरी पर खड़ी है। उस वक्त मेरे तो पसीने छूट रहे थे। मेरी पिताजी को बोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी कि आपसे कुछ दूर आगे एक चुड़ैल है, आप जल्दी उस जगह से भागो। मैं मन ही मन हनुमान जी और भोलेनाथ जी का नाम लेने लगा। मेरे हाथ पैर काम करने बंद हो गए थे। थोड़ी देर बाद पिताजी भी वापस आ गए। मैंने अपने पिताजी को कसकर पकड़ लिया। पिताजी ने मुझसे पूछा कि क्या हुआ। तब मैंने बताया कि आपके आगे मैंने किसी को देखा था। पिताजी ने कहा कि मैंने उस जगह पर किसी को नहीं देखा, ये तुम्हारा वहम होगा। इतना कहकर पिताजी सो गए। मैं भी ठीक उनके बगल में चुपचाप सो गया। जब सुबह हुई तो माँ ने कहा कि कल रात मैंने मेरे बिस्तर के पास किसी औरत को देखा था। हालांकि उसने हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ा, लेकिन 3-4 दिन बाद पता चला कि मैंने जिसको देखा था वो चुड़ैल नहीं, एक मासूम 8 साल की बच्ची थी। कहते हैं कि उस बच्चे के साथ एक इंसान ने हैवान बनकर उसका रेप किया था और तो और उसे मारकर हमारे ही घर के पीछे दफना दिया था। दफनाते समय एक इंसान ने देख लिया और पूरे पारा में हल्ला हो गया। हल्ला होने के बाद जब लोगों को पता चला तब पूरे गांव के लोग उस इंसान को पहले तो बहुत मारा, उसके बाद उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया। हालांकि उस इंसान को उम्र कैद की सजा हो गई और आज इस बात को 15 साल हो चुके हैं। दोस्तों, मुझे तो आज भी यकीन नहीं होता कि मैंने उस इंसान को देखा जो कि जिंदा नहीं थी। बस इतनी ही थी ये कहानी। तो दोस्तों, देखा आपने, इन्होंने अपना नाम तो नहीं बताया, मगर इनके साथ जो कुछ भी हुआ, क्या वाकई किसी के साथ ऐसा हो सकता है? नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी मैं ले चलता हूं आपको हमारी आज की चौथी कहानी की तरफ। आइए सुनते हैं। दोस्तों, मेरा नाम निखिल है। मैं फरीदाबाद में रहता हूं। ये बात तब की है जब मैं पैदा भी नहीं हुआ था। दोस्तों, बहुत पहले की बात है। मेरे 4 मामा हैं। वो सुबह सुबह रेता लाने के लिए जमुना पार जाते थे, तकरीबन सुबह के 4 बजे। उस वक्त उनके साथ कुछ और लोग भी जाते थे जो कि हमारे पड़ोस में ही रहते हैं। मैं आपको बता दूं कि हमारे मामा जी की बदरपुर की दुकान थी, इसीलिए वो रेता अपनी दुकान पर बेचने के लिए अक्सर लेके आते रहते थे। एक दिन की बात है, मेरे विनोद मामा सो रहे थे कि तभी उनके पास धीरज, उनका पड़ोसी, आया। वो आकर कहने लगा कि भाई साहब, आज रेता नहीं लेने जाना क्या? मामा ने नींद में ही बोला कि अरे नहीं नहीं, जाना है, चलो चलो। मामा उठे और सीधा उनके साथ चलने लगे। चलते चलते आधा घंटा हो गया। फिर मामा को थोड़ा अजीब लगने लगा
क्योंकि रास्ते में मामा जी से कोई बात नहीं कर रहा था और जल्दी जल्दी अपनी बग्गियों को चला रहे थे। हाँ, अगर कुछ पूछो तो काफी मोटी आवाज में बात कर रहे थे। मेरे मामा तुरंत समझ गए। मामा ने मन में भगवान का नाम लिया। उन्होंने अपनी जेब से बीड़ी निकाली और तुरंत जला डाली। मामा के ऐसा करते ही उन सबके नेचर में फर्क दिखने लगा। उनमें से एक इंसान ने कहा कि बेटा आज तो तू बच गया, तेरी किस्मत अच्छी है। इतना कहते ही वो सभी कहीं गायब हो गए। मामा ने भी तुरंत अपनी बग्गी घर की तरफ लगा ली। इसके बाद जब मामा घर पर पहुंचे तो देखा कि रात के 2:30 बज रहे थे। मामा ने सुबह उठकर घर वालों को ये सारी बात बताई। सच तो ये है दोस्तों कि उस दिन के बाद से मामा कभी रेता लेने नहीं गए। अब कब क्यों कैसे क्या हुआ ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन घर वालों का कहना है कि वो सभी छलावे थे। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरे 4 मामा हैं, तो उनमें से एक का नाम जिले है। वैसे आपको बता दूं कि अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। 20-25 दिन पहले ही उनकी मौत हार्ट अटैक से हो गई। वैसे अभी उनकी एज ज्यादा नहीं थी, पर चलो कहानी पर आते हैं। दोस्तों, मेरे मामा के पास एक वाइट कलर की सुमो कार थी। मामा ने उस कार के लिए एक ड्राइवर रखा हुआ था। वैसे मुझे उस ड्राइवर का नाम तो नहीं पता, लेकिन उनको सभी गंजा के नाम से जानते थे। कहते थे कि उनके सर पर बाल नहीं थे। खैर, एक दिन मेरे मामा अपने ड्राइवर के साथ कहीं जा रहे थे। रास्ते में गाड़ी चलाते चलाते ड्राइवर को हार्ट अटैक आ गया। वो तो अच्छा हुआ कि मामा को कार चलानी आती थी, इसीलिए गाड़ी मामा ने कंट्रोल कर ली। लेकिन उस वक्त अचानक से गंजे की मौत हो गई। उसके बाद तो मानो उस गाड़ी पर शराब सा पड़ गया। इसके कुछ दिनों बाद वो आदमी मामा को दिखाई देना शुरू हो गया। कभी वो उनके सपने में आता तो कभी हकीकत में आकर लगातार एक ही बात बोलता कि गाड़ी की चाबी दे। यहां तक कि उसने गाड़ी के लिए कोई ड्राइवर भी रखने नहीं दिया। अगर कोई आता भी तो वो परेशान होकर 4 से 5 दिनों में ही काम छोड़ देता। कभी कभी तो गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होती। मैकेनिक्स भी परेशान थे कि आखिर गाड़ी स्टार्ट क्यों नहीं हो रही, जबकि गाड़ी में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं थी। दोस्तों, ऐसा ही कुछ दिनों तक चलता रहा। जब भी मामा किसी को मंदिर ले जाते तो उससे पहले ही मामा की बहुत तबीयत खराब हो जाती। लेकिन अच्छी बात यह थी कि किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ था। बस वो एक ही बात बोलता कि गाड़ी की चाबी दे। दोस्तों, वो गाड़ी 1 साल तक तो हमारे पास ही रही थी। फिर इसके बाद मामा ने वो गाड़ी सेल कर दी। तब से सब ठीक हो गया, लेकिन पूरी तरह से नहीं, क्योंकि अब उनके घर में सभी की तबीयत खराब रहती है। और अभी तक मेरे मामा बताते हैं कि अक्सर गंजा मुझे दिखाई दे जाता है। दोस्तों, मेरे लिए इस कहानी पर विश्वास करना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन मुझे भी ऐसा लगता है कि उस गाड़ी में कुछ तो अजीब था। एक दिन की बात है, मैं उस वक्त छोटा ही था, तो हमारे घर मेरे 2 भाई आए थे जो कि मेरे मामा के बेटे थे। वो उस वक्त माँ को कुछ सामान देने आए थे, जैसे कि दाल, चीनी, चावल और कुछ पैसे। उस वक्त मेरे भाई उसी सुमो कार में आए थे। वैसे सच कहूं तो मैं तो गाड़ी देखकर बहुत खुश हो गया था कि अब गाड़ी में बैठने को मिलेगा। बस इसीलिए मैं अपने भाइयों से जिद करने लगा कि मुझे भी गाड़ी में बैठना है। मैं लगातार जिद कर रहा था, इसीलिए मेरे भाई मान गए। उन्होंने मुझे तुरंत गाड़ी में बैठा दिया। मुझे 5 मिनट हो गए थे। मैं बेहद खुश था। फिर मुझे लगने लगा कि मेरे पीछे वाली सीट पर कोई बैठा है। धीरे धीरे मुझे ऐसा लगने लगा कि जैसे मुझे पसीने आने लगे। मैं ठीक खुश होने का नाटक करने लगा, क्योंकि मुझे मज़ा भी बहुत आ रहा था। मैं धीरे धीरे इतना डर गया कि मैं आवाज़ मार के अपने भाई को बुला ही नहीं पा रहा था। 15 मिनट बाद गाड़ी धीरे धीरे चलने लगी, बिल्कुल धीरे। दोस्तों, मेरे लिए इस कहानी पर विश्वास करना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि उस गाड़ी में कुछ तो है। इसके थोड़ी देर बाद मेरे भाई ने मुझे गाड़ी से उतार दिया। दोस्तों, आप यकीन नहीं करेंगे, मुझे वाकई अजीब सा फील हो रहा था। मैं समझ ही नहीं पा रहा था कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। बाकी दोस्तों, आपको जो कुछ भी लगता है नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मैं आपके कमेंट्स का इंतज़ार करूंगा। तो दोस्तों, देखा आपने, ये थी निखिल की कहानी। दोस्तों, इनकी कहानी में आपको कितनी सच्चाई लगती है नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, एक चीज़ और, इन्होंने अपनी कहानी में जो भी सवाल आपसे पूछा है, अगर आप में से कोई भी उसका जवाब देना चाहता है तो वो बिल्कुल कमेंट करें। बाकी मैं ले चलता हूँ आपको हमारी आज की
5वीं कहानी की तरफ आइए सुनते हैं। दोस्तों, मेरा नाम राहिल है और आज जो कहानी मैं आप सभी को सुनाने वाला हूं वो एक सच्ची घटना है। ये बात जब की है जब मेरी माँ छोटी थी। वो एक दिन अपने दोस्तों के साथ कहीं घूमने चली गई। हमारे गांव में एक नाला है और अक्सर लोग कहते हैं कि जहां गंदी चीज हो वहां गंदी चीजों का वास होने लगता है। उस दिन मेरी माँ पर उस गंदे जिन का साया आ गया। पहले तो किसी को कुछ भी पता नहीं लगा। माँ को ऐसा लगता था कि जैसे उन्हें कोई देख रहा हो। फिर कुछ महीने बाद वो माँ पर हावी हो गया। उस पर काबू करना भारी पड़ रहा था। उसी बीच मेरी नानी ने एक मौलवी जी को बुलाया। उस वक्त तो वो कुछ पढ़कर वहां से चले गए और एक तावीज भी दिया। इसके बाद उनके कुछ साल अच्छे से कटे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। न जाने कैसे पर वो तावीज एक दिन कहीं खो गया, या यूं कह लीजिए कि माँ उसको कहीं रखकर भूल गई। धीरे धीरे वो फिर से उन पर हावी होने लगा। एक दिन तो ऐसा आया कि उसने मेरी नानी की टांग ही तोड़ दी। जब से लेकर अब तक मेरी नानी लंगड़ाते हुए चलती है। खैर, मौलाना जी को फिर से बुलाया गया और वो तावीज दोबारा देकर चले गए। इसके बाद कुछ साल और अच्छे कटे और मेरी माँ की शादी हो गई। दोस्तों, मेरे पिताजी का नाम आरिफ है और वो अमरोहा के रहने वाले हैं। साथ ही मेरी माँ बिजनौर के एक गांव ताजपुर की रहने वाली है। एक दिन पिताजी ने वो तावीज निकाल दिया तो अचानक वो उन पर हावी हो गया, लेकिन तब तक मेरा जन्म हो चुका था। दोस्तों, रात को पिताजी ने उठकर देखा तो पाया कि माँ कहीं नहीं है। उन्होंने उसे सब जगह ढूंढा, लेकिन वो कहीं नहीं थी। पर जैसे ही वो बाहर गए तो मेरा यकीन करना दोस्तों, माँ बिजली के खंभे पर चढ़ी हुई थी और वो जो कुछ भी ताकत थी उसने हमारे घर में लड़ाई करा कर मेरे माता पिता का तलाक करा दिया। अब वो नानी के घर रहती है। उनके तलाक को आज 14 साल हो गए हैं और अब मेरी उम्र 19 साल है। दोस्तों, मैं आपसे विनती करता हूँ कि अगर आप किसी मौलवी या किसी अच्छे पंडित को जानते हैं तो प्लीज मेरी मदद कीजिए। मैं चाहता हूँ कि मेरी माँ की जान बच जाए। उनका नाम गुड्डो है। सच कहूँ तो वो आपको दिल से दुआ देंगी। अगर आपको ये जरा सा भी मजाक लगे तो बस आपसे इतना ही कहना चाहूंगा कि जिस पर बीतती है उसे ही पता लगता है। बस यही थी ये कहानी। तो दोस्तों, देखा आपने, ये थी राहिल की कहानी। दोस्तों, वाकई इनकी कहानी बेहद ही खौफनाक थी। बाकी आप इनकी मदद किस तरह कर सकते हैं नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि मैं ले चलता हूं अब आपको हमारी आज की आखिरी कहानी की तरफ। आइए सुनते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको एक गुजरी रात के बारे में बताना चाहता हूं। एक रात, महज एक रात, जिससे मेरी पूरी जिंदगी में डर की दरार सी पड़ गई। आपको बता दूं कि मैं अपने काम के सिलसिले में अक्सर घर से दूर रहता हूं। मेरी उम्र करीबन 32 साल है। मैं अक्सर घर में अकेला रहता हूं, तो इसलिए मैं अपने खाली समय में कुछ गजल कहानी, एक आधी कविताएं भी लिख लेता हूं। तो चलिए उस डर भरी रात की ओर। साथियों, इस शहर में मेरे कुछ दोस्त हैं, लेकिन उन सभी का घर मुझसे काफी दूर है। वैसे मेरा घर काफी एकांत क्षेत्र में पड़ता है, जहां दिन में भी कोई गिनती के लोग ही आते जाते हैं। यहाँ पर कुछ ही दूरी पर एक गिरजाघर है जहां मैं अक्सर जाया करता हूँ। भरी सर्दियों की बात है, जब सिर्फ हर शहर गली मोहल्ले में धुंध कोहरे का राज चलता था। एक रोज मेरे दोस्त शेखर का फोन आया। वो मुझसे कुछ कहता कि इससे पहले ही मैं उसे उसके जन्मदिन की बधाई देकर काफी देर तक बातें करता हूँ। मैंने उससे काफी देर तक बातें की। फिर शेखर ने मुझे शाम का निमंत्रण देकर फोन रख दिया। खैर, इसके बाद मैं रोज की तरह अपने काम पर निकल गया। दोस्तों, आपको बता दूं कि हम सभी दोस्त एक ही जगह पर काम करते हैं। हम सब ने वहीं मिलकर शेखर के जन्मदिन की तैयारी कर ली थी। उस शाम हम में से कोई भी अपने घर नहीं गया। हम काम करके जल्दी निकल गए थे। हमने काफी समय बाजार में उपहार खरीदने में बिता दिया। करीब 8:30 बजे हम शेखर के घर पहुंचे। हम सभी दोस्तों ने तेज गंध वाला इत्र लगाया हुआ था। इसी के साथ बड़े जोश में महकते हुए हमने घर में प्रवेश किया। हमारे पहुंचने के बाद केक काटा गया। हम सब ने शेखर को उपहार देते हुए उसे जन्मदिन मुबारक कहा। सभी ने काफी मौज मस्ती की और बहुत कुछ। उस वक्त मेरा मानो घर लौटने का मन नहीं कर रहा था, क्योंकि आज मौसम भी कुछ ऐसा था मानो कि उसे जन्मदिन मुबारक कर रहा हो।
असल में आज खास पूर्णिमा की रात है, जब एक बड़ा सा चांद निकलता है। तकरीबन रात के 1 बज चुके थे। पार्टी खत्म हुई, हम सभी अपने अपने घर को निकले। सभी दोस्तों की बाइक कुछ देर तक साथ चलती रही, लेकिन अब मेरे सभी दोस्त अपने अपने घर के रास्ते जा चुके थे। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, उनका घर और मेरा घर काफी दूर दूर है। ऐसा लग रहा था कि जैसे एक सुनसान सी रात अचानक हो गई। अब वो शोर शराबा नहीं रहा और ना ही बात करने को कोई दोस्त, बस एक सड़क जिस पर सिर्फ और सिर्फ मेरी बाइक ही चल रही थी। सड़क मानो किसी साए की तरह पड़ी है। दोनों तरफ के पेड़ मानो किसी सिपाही की तरह खड़े हैं, लेकिन मेरा किसी भी चीज पर ध्यान था ही नहीं। मैं अपने ही विचारों में डूबा हुआ था। तब मैंने अचानक सोचा कि घर जाकर कोई कहानी या गजल लिख ली जाए। मैं ये सोच ही रहा था कि तभी मेरी नजरें उस खामोश कब्रिस्तान पर जाती है, जिसे देखकर मैं अपनी बाइक वहीं रोक देता हूँ। उस कब्रिस्तान पर वो लाल पूर्णिमा का चांद अजीब सी चिलचिलाहट के साथ चमक रहा था। तभी मेरे मन में एक शरारत सूझी। मैंने सोचा कि क्यों ना इस सुंदर दृश्य को कुछ तस्वीरों में तब्दील किया जाए। मैंने तुरंत फोन निकालते हुए उस कब्रिस्तान के थोड़ा अंदर जाकर तस्वीरें निकालने लगा। मैं तस्वीर निकालकर हिला ही था कि तभी कांटेदार झाड़ी ने मेरा हाथ नोच डाला। उस कांटे से मेरे हाथों पर एक लकीर सी बन गई। मैंने तुरंत हाथ की तरफ देखा और जेब से रुमाल निकालकर हाथ पर बांध लिया। इसके बाद जब मैं पीछे मुड़कर जाने लगा तो मानो किसी ने मेरे कपड़े खींचते हुए दबी आवाज में कहा, यहीं ठहर जाओ ना। उस वक्त मुझे डर का थोड़ा एहसास सा हुआ। मैं झट से आगे बढ़ा और हवा की भांति बाइक चलाने लगा। बीच बीच में मुझे एहसास हो रहा था कि शायद जैसे कोई मेरे पीछे बैठा हो और मुझे लगातार घूर रहा हो। ब्रेक लगाने पर बाइक की गति धीमी होती, तब मुझे पीछे से मुझ पर बोझ का एहसास होता। घर पहुंचकर मैंने घड़ी में समय देखा। उस वक्त रात के 2:30 बज रहे थे। मैं घर जाकर फ्रेश हुआ। इतना थक चुका था कि मैं तुरंत ही सो गया। अगले दिन मेरी आंखें शाम के 4 बजे खुली। मेरा शरीर टूटकर बिखर सा गया था। मैं सोच में था कि इतने समय तक मैं कैसे सोते रहा। खैर मैं उठा और मैंने खुद के लिए एक चाय बनाई। मैं आंगन में कुर्सी पर बैठकर शाम के मौसम के साथ चाय की चुस्कियां लेने लगा। इसके बाद लगभग रात के 8 बजे मैंने खाना खाया और मैं सोने के लिए चला गया। पर आज मानो नींद भागकर कोसों दूर चली गई थी। मैं सोने की लगातार कोशिश करता रहा पर नाकाम रहा। मैं पड़ा पड़ा पंखे को देखने लगा। सर्दियों में पंखे की धीमी सी चाल की आवाज खटखट मेरे कानों में सुई की तरह चुभने लगी। मैं खड़ा हुआ और छत पर चला गया। ऊपर जाकर मैंने सिगरेट जला ली और अपने पूरे जोश में सिगरेट का एक कस खींचा। ऐसा लगा मैं धुएं के साथ सारी बेचैनियां उड़ाने की कोशिश करने लगा। मैं काफी देर तक खड़ा रहा और लगभग 2 सिगरेट फूकी। इसके बाद मैं नीचे कमरे में आया। अब 1 बजने को आया था। मैंने सोचा कि चलो आज एक कहानी लिख ली जाए। तभी मैंने कुछ पेपर और पेन उठाया और घर के पीछे वाले गार्डन में आ गया। मैंने कागज और कलम मेज पर रख दी और खुद कुर्सी पर बैठ गया। मैंने लैंप जलाकर मेज पर रखी और लिखने में मग्न हो गया। मैं सर्द हवाओं को महसूस करता हुआ अपनी कहानी आधी कर चुका था। उसी बीच मुझे अचानक कुछ और महसूस हुआ। ऐसा लग रहा था कि अब सब बदल गया। वो हवा अब बिल्कुल सुन्न हो गई थी। मेरे चारों तरफ के लंबे पेड़ों ने मुझ पर नजर गड़ा ली थी। चांद बादलों के पीछे जाने लगा था। सब कुछ जल्दी से बदल गया। वो प्यारी सी रात एक डरावनी रात बन चुकी थी। मैंने अचानक पेन छोड़ दिया और कुर्सी के बल पीछे की ओर झुका। मैं कुछ सुनने की कोशिश करने लगा। मेरे कानों में लगातार किसी के फुसफुसाने की आवाज आ रही थी, जैसे कोई मुझसे कह रहा हो, तुम मुझे क्यों छोड़ आए? मुझे तुम्हारा लहू बड़ा स्वादिष्ट लगा। दोस्तों, ये अल्फाज सुनकर मानो जैसे मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। मुझे तुरंत ध्यान आया कि मैं कल कब्रिस्तान में गया था, जहां मुझे थोड़ी चोट लगने के कारण मेरा खून पास ही के एक कब्र पर गिरा था। क्या यहाँ उसी की बात हो रही है? क्या कोई मेरा पीछा करते हुए यहाँ तक आ गया है? अचानक से मेरे पांव पर कुछ रेंगने लगा। मेरी तो जैसे सांसें ही बंद हो गई थी। मैंने जैसे ही नीचे देखा तो पाया कि एक काला साया अंधेरे का फायदा उठाते हुए मेरे पांव से गुजर रहा है। मैं अचानक चीख उठा। वो पूरा स्थान गूंज के साथ खड़ा हो गया। मैंने लैंप उठाया और चारों तरफ देखने लगा, पर वहां कुछ भी नहीं था सिवाय अंधेरे के। मैंने खुद को संभाला और समझाते हुए कहा कि क्या यार, तू भी ना एक साए से डर गया? मेरा गला सूख के रेगिस्तान बन गया।
मैं उठा और चलते हुए खुद से बड़बड़ाया, ऐसा क्यों लग रहा है जैसे यहाँ कोई और भी है। इतना कहकर मैं घर के अंदर चला गया। मैंने पानी पिया और वही कुर्सी पर बैठ गया। मुंह से कुछ शब्द निकले। ओह, एक पेज नीचे पड़ा है। मैंने वो पेज उठाया और पेज के उठाते ही मेरे शरीर में दौड़ता खून जम गया। मैं एकदम सन्न रह गया। पेज पर लाल बड़े अक्षरों से लिखा था, तुम्हारा लहू बड़ा स्वादिष्ट है। मैंने तुरंत सोचा कि मेरे सिवाय यहाँ और कौन हो सकता है। और दूसरी बात यह कि यहाँ लाल पेन कहाँ से आया। मेरे पास तो केवल काला पेन है। मुझे समझने में देर नहीं लगी कि ये कोई खून से ही लिखा है। इससे पहले कि मैं कुछ कर पाता, मैं एकदम से सुन्न हो गया। उसी वक्त एक हवा का झोंका आया और उस कागज को मेरे हाथ से दूर ले गया। वो पेज घास पर पड़ा हिल रहा था और मैं किसी बुत की तरह उसे देखते ही जा रहा था। इसी बीच किसी का सख्त हाथ मेरे कंधों पर पड़ा। मेरे अंदर ठंड की एक लहर दौड़ गई। मैं एकदम सीधा खड़ा रहा और अब पीछे मुड़ने की हिम्मत भी नहीं बची थी। उस हाथ के नाखून सीधा मेरे खाल में घुसने लगे। मैं दर्द से धीरे धीरे पलटा। मैंने पलटकर देखा तो पाया कि वो खौफनाक चेहरा जिसे मैं कभी सोच नहीं सकता था। मेरी आंखें बंद हो गई और मैं जोर से चीखा। मैंने अपने कंधे से वो हाथ को झटका और जोर से भागा। मैं इतनी तेज भाग रहा था कि जितना मैं आज तक अपनी जिंदगी में नहीं भागा था। मैं भागता भागता घर से निकल गया और ठीक वो साया और वो भयानक चेहरा अब भी मेरे पीछे ही था। मैं लगातार भागता रहा, सब कुछ भुलाकर। मेरे पांव से खून निकलने लगा। मैं अब कुछ और कदम भी नहीं चल सकता था। मेरी सांसें फूल गई, मेरी आंखें बंद होने लगी। बंद होती आंखों से मैंने एक नजर उस धुंधली चौखट को देखा। मैं वहां गिरकर बेहोश हो गया। जब मेरी आंखें खुली तो मेरे आसपास सब कुछ खुशबूदार सा महसूस हो रहा था। एक भक्तिमय सुगंध मैं सूंघ पा रहा था। मेरी पूरी आंखें खुली तो मेरे आसपास कई सारे पादरी खड़े थे। मैं एकदम से खड़ा हो गया। पादरी ने बताया कि तुम बेहोशी की हालत में मिले थे। इसके बाद मैंने उन्हें मेरी जान बचाने का शुक्रिया अदा किया। दोस्तों, आज मैं ये शहर छोड़कर जा रहा हूँ और फिर कभी वहां नहीं आऊँगा। अब मैं अपने परिवार के साथ रहता हूँ। सच कहूँ तो उस रात मैं मर ही जाता, पर कहीं ना कहीं भगवान को यह मंजूर नहीं था। लेकिन उस दिन के बाद से मेरे गले में खराश रहती है। पर रुकिए, उस घर का क्या होगा? वही घर जहां दिन में भी गिनती के लोग आते जाते हैं। और ठीक जो कहानी मैं उस रात लिख रहा था, वह अधूरी कहानी अब भी उन पन्नों के सीनों पर गड़ी हुई है। वो पेज अब भी यूं ही बिखरे पड़े हैं। क्या आप एक रात उस कहानी को पूरा करना चाहोगे? तो दोस्तों, देखा आपने, ये थी हमारी आज की आखिरी कहानी। कहानी वाकई बेहतरीन थी। बाकी दोस्तों, आपको हमारी आज की ये कहानियां कैसी लगी, नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मैं तो यूं ही मिलता ही रहूंगा आपसे इसी तरह की रोमांच भरी रहस्यमयी कहानियों के साथ। बस तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। चलता हूं, बाय बाय।